देखिए कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे योगज बहुलकों की। देखिए इसमें पहले है पॉलीथीन। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे। एथीन एकलकों के योगज बहुलकन द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। देखिए बच्चों हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि भाई जब एथीन की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ती है तो बहुलक जो पॉलीथीन है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एकलक इकाई है वो क्या है, एथीन है। यानी एथीन की एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है और जो पॉलीथीन बहुलक है वो बनता है। ठीक है, इसमें रेखिक अथवा कम शाखाओं की लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं। देखिए इनमें होता क्या है, रेखिक अथवा कम शाखाओं की लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, पॉलीथीन को बार बार गर्म करके मृदु और ठंडा करके कठोर बनाया जा सकता है, अतः यह ताप सुदृढ़ बहुलक होते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए हम पढ़ के भी आए हुए हैं कि जब एथीन के, देखिए यहाँ पे एथीन है, एथीन के एन अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं परोक्साइड की उपस्थिति में और ये क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। ठीक है, आगे देखिए, पॉलीथीन दो प्रकार की होती है। तो देखिए बच्चों पॉलीथीन के प्रकार देखिए, पहला है अल्प घनत्व पॉलीथीन, दूसरा है उच्च घनत्व पॉलीथीन। इसे कहा जाता है LDPE, इसे कहा जाता है HDPE। और LDPE का मतलब क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और ये है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो देखिए आगे, अब पहला देखिए अल्प घनत्व पॉलीथीन। देखिए बच्चों इसे 1000 से 2000 तक उच्च वायुमंडलीय दाब और 350 से 570 केल्विन ताप पर डाई ऑक्सीजन अथवा परोक्साइड प्रारंभक यानी उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में एथीन के बहुलकन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाएं शाखित होती है। भाई इनमें होता क्या है, जो रेखीय श्रृंखलाएं हैं, देखिए जो ये रेखीय श्रृंखलाएं हैं, ये रेखीय श्रृंखलाएं क्या होती है, इस तरीके से शाखित होती है। देखिए बच्चों जो अल्प घनत्व पॉलीथीन की हम लोग बात करें तो उनकी जो रेखीय श्रृंखलाएं हैं, देखिए ये रेखीय श्रृंखलाएं हैं, एक तो ये हो गई, एक ये रेखीय श्रृंखला हो गई, और ये रेखीय श्रृंखलाएं भी आपस में क्या होती है, शाखित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए अल्प घनत्व पॉलीथीन रसायनतः अक्रिय और कठोर परंतु लचीली और विद्युत की अल्पचालक होती है। इसका उपयोग विद्युत वाहक तारों के विद्युत रोधन और निष्पीड़न बोतलों, खिलौनों और लचीले पाइपों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए दूसरा देखिए उच्च घनत्व पॉलीथीन। देखिए बच्चों यह बहुलक किसी हाइड्रोकार्बन विलायक में ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जिसे जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में 333 से 343 केल्विन ताप पर और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर बहुलकन से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से देखिए इसमें श्रृंखलाएं होती है। आगे देखिए, इस प्रकार निर्मित उच्च घनत्व पॉलीथीन में रेखीय अणु होते हैं। तो देखिए बच्चों अगर आप इन संरचनाओं को ध्यान से देखेंगे तो इसमें केवल रेखीय अणु है, किसी भी तरीके की शाखन नहीं है इसमें, बस रेखीय अणु है। देखिए इस तरीके से इसमें रेखीय अणु है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उच्च घनत्व पॉलीथीन रासायनिक रूप से अक्रिय, अधिक कठोर और दृढ़ होती है। यह बाल्टियों, कूड़ादानों, बोतलों, पाइपों आदि के निर्माण में प्रयुक्त होती है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब दूसरा देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे दूसरा बहुलक जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जिसे टैफ्लॉन भी कहा जाता है। तो देखिए टेट्राफ्लोरोएथीन को उच्च दाब पर परसल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर टैफ्लॉन बनता है। तो देखिए टैफ्लॉन किससे बनता है, टेट्राफ्लोरोएथीन से। यानी यहाँ पे जो टेट्राफ्लोरोएथीन है वो एकलक इकाई है और इन एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ने से बहुलक बनता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जिसे टैफ्लॉन भी कहा जाता है। ठीक है, यह रासायनिक रूप से अक्रिय और संक्षारक अभिकर्मकों द्वारा आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होता है। इसको तेल, सीलों और गैसकेटों को बनाने में उपयोग किया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। देखिए जो नॉन स्टिक बर्तन है उन पर जो परत चढ़ी होती है वो टैफ्लॉन की ही परत होती है। क्लियर है, तो देखिए अभिक्रिया देख लीजिए।
देखिए बच्चों अभिक्रिया से समझिए। देखिए ये क्या है, टेट्राफ्लोरोएथीन है जिसके एन अणु भाग ले रहे हैं, और जो टेट्राफ्लोरोएथीन के अणु हैं उनके आपस में योगज बहुलकन के द्वारा, और देखिए किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर, तो ये टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलकन से पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन यानी टेफ्लोन का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बहुलक। तो ये हो गई एकलक इकाई और ये हो गया बहुलक। क्लियर है? आगे देखिए। अब तीसरा देखिए पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो देखिए जो तीसरा जो योगज बहुलक है वो क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है। देखिए एक्रिलोनाइट्राइल के परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगज बहुलकन से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। तो देखिए बच्चों पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कैसे बनता है, एक्रिलोनाइट्राइल के परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगज बहुलकन से। तो देखिए अभिक्रिया देखिए, देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए ये क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। देखिए बच्चों ये एक्रिलोनाइट्राइल है, एक्रिलोनाइट्राइल के एन अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, योगज बहुलकन होगा यहाँ पे परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये बन गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, यानी ये एकलक इकाई है। इस एकलक इकाई के योगज बहुलकन से ये बहुलक बनता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, तो आया समझ में ये आपको। चलिए आगे देखिए। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशे जैसे ऑर्लोन अथवा एक्रिलीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके उपयोग हो गए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण संघनन बहुलक। तो देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संघनन बहुलकों के बारे में। देखिए इसमें पहला क्या है, नायलॉन 66। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि नायलॉन 66 कैसे बनता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल के उच्च दाब तथा उच्च ताप पर संघनन बहुलक द्वारा नायलॉन 66 बनाया जाता है। तो देखिए समझिए यहाँ पे कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और जो एडिपिक अम्ल है उसके संघनन बहुलकन के द्वारा इसका निर्माण होता है। यह एमाइड बंध युक्त बहुलक होता है। इसका उपयोग शीटों, ब्रशों के शूकों और वस्त्र उद्योग में किया जाता है। तो देखिए आगे देखिए अभिक्रिया देखिए कैसे बनता है ये। देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए पहले अभिक्रिया समझिए। देखिए बच्चों हमने क्या देखा कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, देखिए ये हो गया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और ये हो गया एडिपिक अम्ल। देखिए बच्चों समझिए ये होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये है एडिपिक अम्ल, दोनों के ही एन अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, संघनन बहुलकन होगा यानी जल का अणु बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एन जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। देखिए तो समझिए यहाँ पे जो एन जल के अणु है वो क्या है, बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से OH और देखिए इसका H यानी जल का अणु बाहर निकलेगा, एन जल के अणु बाहर निकल गए और ये इकाइयां जब आपस में जुड़ जाएगी तो इस तरीके से देखिए किसका निर्माण हो गया, नायलॉन 66, यानी एन इकाइयां आपस में जुड़ेगी और नायलॉन 66 का क्या हो गया, निर्माण। और देखिए ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है उच्च दाब पर और 553 केल्विन ताप पर संपन्न होती है। आगे देखिए, देखिए बच्चों अब देखिए नायलॉन 66 रेशे बनाने वाला ठोस है। इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं जिनके कारण श्रृंखलाएं निबिड़ संकुलित हो जाती है तथा क्रिस्टलीय प्रकृति प्रदान करती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, देखिए नायलॉन 6। तो देखिए दूसरा संघनन बहुलक क्या है, नायलॉन 6 है। देखिए बच्चों यह कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों जो नायलॉन 6 है उसकी एकलक इकाई क्या है, कैप्रोलैक्टम। आगे देखिए नायलॉन 6 का उपयोग टायर की डोरियों, वस्त्रों और रस्सियों के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए समझिए यहाँ पे अभिक्रिया देखिए बच्चों, देखिए ये तो है कैप्रोलैक्टम। देखिए बच्चों ये संरचना होती है हमारे कैप्रोलैक्टम की, कैप्रोलैक्टम है और देखिए 533 से 543 केल्विन ताप पर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो कैप्रोलैक्टम है जब जल के साथ इसे गर्म करेंगे, देखिए जल के साथ उच्च ताप पर जब इसे गर्म करेंगे तो हमें इस तरीके से क्या प्राप्त होगा, नायलॉन 6 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए।
अब तीसरा देखिए पॉलिस्टर। देखिए बच्चों, यह द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों और डाइओल का बहुसंघनन उत्पाद होता है। देखिए बच्चों, पॉलिस्टर क्या होता है? यह द्विकार्बोक्सिलिक अम्लों और डाइओल का बहुसंघनन उत्पाद होता है। उदाहरण देखिए डेक्रोन या टेरिलीन। और देखिए बच्चों, ये हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं, हमने इसका उदाहरण पढ़ा है कि किस तरीके से डेक्रोन या टेरिलीन को बनाया जाता है, जो किसका उदाहरण है? पॉलिएस्टर का। ठीक है, देखिए इसे एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलिक अम्ल के मिश्रण से 420 केल्विन से 460 केल्विन ताप पर जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसकी अभिक्रिया हमने पढ़ ली है। ठीक है, आगे देखिए, यह क्रिजरोधी रेशा है। इसका उपयोग सूती तथा ऊनी रेशे के साथ सम्मिश्रण कर वस्त्र बनाने में किया जाता है। सुरक्षा, सिर स्त्राणों आदि में कांच प्रबलन पदार्थों की तरह भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए चौथा, देखिए फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक, जिसे क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बहुलक है, परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक यानी बेकेलाइट। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अम्ल अथवा क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन से बेकेलाइट बहुलक बनता है। देखिए समझिए भाई, जो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी अम्ल अथवा क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन बहुलकन होता है। ठीक है, उससे बेकेलाइट बनता है। देखिए प्रारंभ में फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से ऑर्थो अथवा पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनता है। देखिए जो सबसे पहले होता क्या है कि इसमें फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की जब अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले ऑर्थो अथवा जो पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल है वो बनता है। ठीक है, या तो ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनता है, जो फिनोल के साथ पुनः अभिक्रिया कर रेखीय उत्पाद नोवोलक बनाता है। जो क्या बनाता है? वापस नोवोलक, यानी जो ऑर्थो अथवा पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बना है ना, वो फिनोल के साथ दोबारा अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? नोवोलक बनाएगा। ठीक है, आगे देखिए। देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को समझिए, इस अभिक्रिया से आप अच्छे समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? देखिए बच्चों, ये तो है फिनोल, ये तो है फिनोल और ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल। भाई हम लोगों ने पढ़ा ना, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, भाई हमने क्या पढ़ा कि पहले ऑर्थो अथवा पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल, ये बन गया ऑर्थो पैरा डाई हाइड्रोक्सी। देखिए समझिए, यहाँ पे ऑर्थो पैरा डाई हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बन गया और ये देखिए इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, यानी सबसे पहले ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल है वो बनते हैं। ठीक है, और आपस में देखिए बच्चों, यहाँ पे समझिए एन अणु यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल के एन अणु जब अम्ल की उपस्थिति में आपस में जुड़ जाते हैं तो इस तरीके से एक रेखीय श्रृंखला बनती है नोवोलक। ठीक है, रेखीय बहुलक बनता है नोवोलक। ये क्या होता है? रेखीय बहुलक। ये नोवोलक रेखीय बहुलक होता है। आगे देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर नोवोलक तिर्यक बंध बनाकर बेकेलाइट का निर्माण करता है। अब देखिए, जो ये नोवोलक है, इस नोवोलक को अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तो जो नोवोलक की जो रेखीय श्रृंखलाएं होती है उनके बीच में तिर्यक बंध बन जाते हैं। और तिर्यक बंध बनते ही देखिए बच्चों समझिए, जैसे ही तिर्यक बंध का निर्माण हो जाता है इनके बीच में, देखिए ये एक श्रृंखला हो गई नोवोलक की और ये दूसरी श्रृंखला हो गई नोवोलक की। देखिए जो ध्यान दीजिए, ये नोवोलक की एक श्रृंखला, ये दूसरी श्रृंखला और इनके बीच में देखिए ये क्या बन गए? तिर्यक बंध का निर्माण हो गया और इस तरीके से क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। ठीक है, समझिए बच्चों, इस तरीके से बेकेलाइट बनता है जिसमें तिर्यक बंध पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, बेकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक होता है। देखिए समझिए, ये ताप दृढ़ बहुलक होता है जिसे गलाकर दोबारा ढाला और उपयोग में लाया नहीं जा सकता। बेकेलाइट का उपयोग कंघियों, फोनोग्राफ, रिकॉर्ड, अभिलेखों, विद्युत स्विचों और विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है। क्लियर है? तो ये उपयोग भी आपको पता होना जरूरी है। और देखिए बच्चों, बेकेलाइट परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए पांचवा, देखिए मेलेमीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे मेलेमीन और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन बहुलकन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ये भी संघनन बहुलकन का ही एक उदाहरण है। समझिए किस तरीके से बनता है ये। देखिए जो सबसे पहले होता क्या है? मेलेमीन। देखिए ये होता है मेलेमीन।
सबसे पहले मैलेमीन और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में जुड़ते हैं, संघनन बहुलकन होता है इनके बीच में, और सबसे पहले एक रेजिन मध्यवर्ती, ये एक मध्यवर्ती बनता है, रेजिन मध्यवर्ती। और ये जो रेजिन मध्यवर्ती है इसकी इकाइयां, बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ती है, यानी इनके बहुलकन से मैलेमीन बहुलकन। देखिए इस तरीके से मैलेमीन जो बहुलक है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो आया समझ में भाई, मैलेमीन और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इनके जुड़ने से पहले रेजिन मध्यवर्ती बनता है और इस रेजिन मध्यवर्ती के बहुलकन से मैलेमीन बहुलक का निर्माण होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए। अब देखिए सह बहुलक का उदाहरण। तो देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे सह बहुलक के क्या क्या उदाहरण हैं। देखिए ब्यूटा 1,3 डाइन स्टायरीन सह बहुलक, देखिए इसका उदाहरण है ब्यूटा 1,3 डाइन स्टायरीन सह बहुलक। और देखिए ये कैसे बनता है, देखिए बच्चों, देखिए ब्यूटा 1,3 डाइन, देखिए ये ब्यूटा 1,3 डाइन है, देखिए ये ब्यूटा 1,3 डाइन इसके एन अणु है और ये क्या है, स्टायरीन है, ठीक है। और इन दोनों के सह बहुलकन से बन गया ब्यूटाडाइन स्टायरीन सह बहुलक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सह बहुलक का उदाहरण, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए यह अत्यधिक कठोर बहुलक होता है। भाई ये क्या होता है, बहुत ही अधिक कठोर बहुलक होता है। यह प्राकृतिक रबर का उत्तम विकल्प है। इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के टायर, फर्श की टाइलों, जूतों के घटकों, केबिल के रोधन पदार्थ आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो देखिए बच्चों यह बहुत अधिक कठोर बहुलक होता है। भाई जो हमारा ब्यूटाडाइन स्टायरीन सह बहुलक है ना, ये क्या होता है, बहुत अधिक कठोर बहुलक होता है और प्राकृतिक रबर का उत्तम विकल्प है। इसका उपयोग देखिए स्वचालित वाहनों के टायर, फर्श की टाइलों, जूतों के घटकों, केबिल के रोधन पदार्थों आदि के उत्पादन में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बहुलकों के बारे में पढ़ा और ये महत्वपूर्ण बहुलक भी आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए बच्चों आप इनकी प्रैक्टिस करिए और सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि किस बहुलक की एकलक इकाई क्या है और जो कौन सा बहुलक है वो किस प्रकार का बहुलक है। भाई योगज बहुलक है, संघनन बहुलक है या सह बहुलक है। क्लियर है? तो लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करिए और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और जो आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।